नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, इसमें आज हम इसकी समीक्षा करेंगे, यानी कि इसके जो कुछ सुझाव हैं उनको जानेंगे और उसके बाद इनमें सीमाएं क्या हैं, यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं, इनकी बारे जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कि पिछली कक्षा में हमने ये जो माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया हुआ, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और क्या क्या इसमें प्रमुख समस्याएं थी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम सुझाव और इसके जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएँ हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने अन्य बीएड के प्रशिक्षार्थियों में क्लास को शेयर करिए, जिससे कि यथासमय वह भी हमारे चैनल से लाभ प्राप्त करके अच्छे से शिक्षा अर्जन कर सके। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, विद्यालयों में ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। विद्यालय से आप जब जाएंगे तो आपकी क्लास चलेगी, सिर्फ आपको कैसे लेसन प्लान बनाना है सिर्फ ये बताया जाता है। इतनी सारी चीज़ें डीपली नहीं बताई जाती क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है। और बाई द बीच में भी कोरोना आ गया, प्रकोप आ गया कोरोना का, तो फिर वो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा होना नहीं चाहिए कि क्लास आपकी बंद चले। अगर क्लास आपकी चलने लगेगी कॉलेजों में तो चलेगी ही, लेकिन जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारे चैनल मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि बिल्कुल ही आपको इससे लगे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम तन्मयता के साथ ध्यान रखे पढ़िए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अब अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहली बात है सीमाएं। यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम जो है, इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि विद्यालयों में प्रयोगात्मक विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, जो कि यह क्या है, यह इसकी सीमा को दर्शाता है कि जो विद्यालय हैं यूपी बोर्ड के, इसमें क्या है कि जो प्रयोगात्मक विषय हैं, जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, जिनको प्रयोग करना पड़ता है, इसे प्रयोग न करा करके सिर्फ सैद्धांतिक या सिर्फ थ्योरी बताई दी जाती है कि आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा। सिर्फ थ्योरी रटा दी जाती है, मिलाने में कैसे बनता है प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। तो यह क्या है, यह इसकी सीमा है। ठीक है, एक प्रकार से हम सीमा को दोष भी कह सकते हैं, तो इसका प्रमुख क्या है, दोष भी है। ठीक है, इसके बाद छात्रों को पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। जो छात्र हैं उनको अपने पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जैसे अभी देखिए, अभी कोरोना आ गया था, इसकी वजह से कुछ पाठ्यक्रम कट गए थे, 30% कम कर दिया गया था यूपी बोर्ड का सिलेबस भी। तो छात्रों को पता ही नहीं था कि 30% का सिलेबस जो कम हुआ वो कहाँ से लोड करें हम, कि क्या क्या चैप्टर हटे हुए हैं, उनको अपने पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, पाठ्यक्रम का जटिल व व्यापक होना। पाठ्यक्रम जो आप देखेंगे माध्यमिक स्तर का, आप इंटर किताबें खोल के देख लीजिए, आपको नींद आने लगेंगी। इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। ठीक है, और क्या है, जटिलता से भरा हुआ है। उनमें जो वर्णन किया गया है वह क्या है, बिना कोई भी छात्र के, ठीक है, अध्यापक के, बिना किसी भी अध्यापक के कोई भी छात्र अध्ययन नहीं कर सकता है बिना उसके दिशा निर्देश के। उनमें अगर कोई सोचे छात्र कि हम स्व अधिगम कर लें, अगर हम गरीब घर से हैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। इतने क्लिष्ट शब्दों का उसमें समावेश किया गया है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पाठ्यक्रम क्या है, जटिल है माध्यमिक स्तर का, और पाठ्यक्रम व्यापक भी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मानक न पूर्ण करने वाले कॉलेज को मान्यता देना। सबसे बड़ी बात है घूसखोरी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कुछ अधिकारी हैं जो कि आएंगे सर्वेक्षण करने के लिए, कोई विद्यालय मान्यता लेता है कॉलेज खोलने के लिए, तो वह देखेंगे मानक की कमी है, फिर भी उनको मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। इसकी वजह से जैसे कि मान लीजिए विद्यालय है और वहाँ पे कमरे की जो संख्या है वह कम है, ठीक है, या फिर छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, या फिर वहाँ पे शिक्षक नहीं है और उनको मान्यता मिल गई, तो वे समय से पाठ्यक्रम को पूरा करा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए जिन विद्यालयों की मान्यता नहीं होती है उनको भी जब मान्यता मिल जाती है मानक न होने के बावजूद, तो क्या होती है, समस्या होती है पाठ्यक्रम को पूरा कराने में। ठीक है, आगे देखिए, विद्यालय या कॉलेज में शिक्षकों का अभाव, ये सबसे बड़ी इसकी सीमा दर्शाती, सबसे बड़ा दोष दिखाता है कि विद्यालय में शिक्षकों का अभाव होता है, जिसकी वजह से पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन न करना। जो ये यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर पे, इसमें समय समय पर परिवर्तन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पुराना ही ज्ञान घिसा पिटा
चला आता है। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि देखिए पहले क्या था, विज्ञान में जो जीव विज्ञान था उसमें आपके पहले मेढक था, छिपकली थी, सारे जंतु जानवर का वर्णन था, पेड़ पौधों का वर्णन था। लेकिन बाद में समझ में आया कि यह जंतु जानवर को हटा करके अगर मानव अंगों की हम उसमें समन्वय कर दें, समाहित कर दें पाठ्यक्रम में, तो ये फायदा होगा। मानव अपने अंगों के बारे में जान सकेगा, मानव क्रियाओं के बारे में जान सकेगा, मानवीय संरचना के बारे में जान सकेगा, तो अपने शरीर के प्रति जागरूक हो सकेगा और दूसरे को जागरूक कर सकेगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से अंगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए फिर सिलेबस में क्या किया, चेंज किया गया। तो इसी तरह समय समय पे पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, यह इसका सबसे बड़ा क्या है, दोष है। आगे देखेंगे हम। 7वां, बोर्ड के पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन न करके कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड के पाठ्यक्रम को बस देख लेते हैं कि इसी तरह का है, लेकिन कुछ अध्याय अपने से डाल देते हैं। ठीक है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कि पाठ्यक्रम जो यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है उसे फॉलो न करके अपने से कुछ पुस्तकें अलग से प्रिंट करा करके वे चलाते हैं। ठीक है, अपनी कमाई के लिए। तो यह भी क्या है, सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, तो यह थी इसकी सीमा, यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की क्या थी, ये सीमा थी। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कि सुझाव क्या है, यानी कि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को सही ढंग से संचालित करने के लिए, बच्चों को पूर्ण रूपेण ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखिए जो दोष है उसी को दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। तो सबसे पहला क्या है, अगर हम सीमा को हटा करके अब यहाँ पर सुझाव की बात करेंगे, ठीक है, सजेशंस की जब बात करेंगे हम, ठीक है, सुझाव की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला यही है कि जो लिखा हुआ है इसी का आप पॉजिटिव बना दीजिए। निगेटिव लिखा हुआ है आप इसको पॉजिटिव बनाइए। कैसे करेंगे, सबसे पहला सुझाव यह है कि विद्यालय में प्रयोगात्मक विषयों का सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा यह है कि छात्रों को पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, छात्रों को शिक्षक के द्वारा या विद्यालय संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। आगे है पाठ्यक्रम का जटिल व व्यापक होना। तो हम इसमें लिखेंगे सुझाव में कि पाठ्यक्रम अत्यंत जटिल और व्यापक न हो। ठीक है, आगे है सुझाव हमारा कि मानक न पूर्ण करने वाले कॉलेजों को मान्यता देना। तो हम सुझाव में लिखेंगे कि जिन विद्यालयों की मान्यता खत्म हो चुकी है उनको बंद कराना, या मानक का पालन करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान करना। ठीक है, यह उसके सुझाव हो गए। अगला 5वां सुझाव होगा हमारा कि शिक्षकों की विद्यालयों में पूर्ति की जाए तथा समय समय पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा विद्यालयों में चेकिंग की जाए। ठीक है, निरीक्षण किया जाए कि शिक्षकों की कमी तो नहीं है कहीं। ठीक है, अगला सुझाव हमारा है 6वां कि समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि बोर्ड के पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन न करके विद्यालयों द्वारा स्वनिर्मित पाठ्यक्रम पर जो निर्माण कर रहे हैं, तो हम इस सुझाव में ये लिखेंगे कि बोर्ड के पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हर विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, इसकी समय समय पर जांच कराकर देखना चाहिए। ठीक है, समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं कोई विद्यालय अपने से तो नहीं पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। ठीक है, तो यह तो हो गए आपके 7 ऐसे जो आपके लिखे हुए थे। अब कुछ अन्य सुझाव भी हैं जिनको कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे कुछ सुझाव जो बचे हुए हमारे हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर साइंस टीचिंग की क्लास चलाइए। साइंस टीचिंग की भी क्लास चलेगी। अभी जो फिलहाल में क्लास आपको उपलब्ध हो रही है आप उसका आनंद लीजिए। और हमने वादा किया सभी से कि यथा समय हम क्लास आपकी परीक्षा से पहले समाप्त कर देंगे। तो यह जानिए कि वादा को पूरा किया जाएगा। आपकी परीक्षा जब आती है तो हमें खुद चिंता सताती है कि आपका सिलेबस समय से पूरा कर दिया जाए। तो देखिए 6 हो गए थे, अब 7वां आगे हम देखेंगे। ठीक है, निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, सारे चीज़ें समय से यथासमय पूरा कर दी जाएंगी। आगे है हमारा 7वां सुझाव कि विषय चयन में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, यानी छात्रों को विषय चयन में स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र है वो अगर चाहे तो वो अपना दूसरा विषय भी
चयनित कर सकता है उसे ऐसी छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि देखिए समस्या क्या होती है, जैसे कोई कि यूपी बोर्ड का छात्र है, ठीक है, और वह आर्ट से पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कला वर्ग से इंटर में। अब वो क्या है कि उसे करना है डी फार्मा, ठीक है, मान लीजिए डी फार्मा करना है। तो अब दिक्कत यहाँ पे यह आएगी कि जो कला वर्ग के छात्र हैं वह डी फार्मा नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई भी मेडिकल की जो पढ़ाई है वह नहीं कर सकते। तो समस्या यहाँ पे आके रुक जाती है कि वह क्या करे। पहले तो यह सिस्टम था कि जो बच्चे सिर्फ बायो से रहेंगे इंटर में, सिर्फ वही फार्मेसी कर सकेंगे, वही डॉक्टर बन सकेंगे। उसके बाद मैथ को भी लाया गया, ठीक है, लेकिन अभी भी यह समस्या आर्ट वालों के साथ बनी हुई है कि अगर उन्हें बाद में मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो उनके साथ ये समस्या आएगी, ठीक है। तो अब आगे इसमें संशोधन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ है कि छात्रों में विषय चयन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे कि शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण शिक्षकों को ही विद्यालय में नियुक्त करना चाहिए, ठीक है। ये 8वां हमारा होगा कि शिक्षक पात्रता, जैसे कि टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो अध्यापक पात्रता की परीक्षा हो, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करे, सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को विद्यालय में नियुक्त करना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हुआ, उत्तीर्ण शिक्षकों को की नियुक्ति, ठीक है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। आगे है कि पाठ्यक्रम जो है वह बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुसार हो, ठीक है, जिस स्तर के बालक हैं उस तरह का पाठ्यक्रम हो। तो पाठ्यक्रम बालक के बौद्धिक स्तर के अनुसार हो, ठीक है, स्तर के अनुसार, यानी कि बौद्धिक स्तर के अनुसार क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि ये तो 9 हो गए हम, ठीक है, कुछ और भी हैं। जैसे कि अगला हमारा है कि पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन भी समय समय पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन। तो ये पाठ्य सागामी क्रियाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन ये समय समय पे किया जाना चाहिए। इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा यह है कि बालक का शिक्षा जो होती है संपूर्ण विकास करती है, ठीक है। तो जब पाठ्य सागामी क्रियाएं आयोजित की जाएंगी तो इससे क्या होगा, पाठ्य सागामी क्रियाओं से कि बालक हमेशा खेल कूद में, ठीक है, उसके बाद भाषण में, यानी कि हर तरह की कला में माहिर होगा। जैसे कि भाषा प्रतियोगिता हो रही है तो वह बोलने में सक्षम हो सकेगा, बोलने में तेज हो जाएगा। उसके बाद दौड़ प्रतियोगिता हो रही है तो उसका शारीरिक विकास होगा, ठीक है। अगर कोई अंकगणितीय परीक्षा हो रही है, टेस्ट हो रहा है, तो उससे उसका तार्किक विकास होगा। तो यह जो होता है पाठ्य सागामी क्रिया, जैसे कि अब संगीत वाला प्रोग्राम मान लीजिए कॉम्पिटिशन है संगीत का, तो उससे क्या होगा कि वह एक अच्छा गायक भविष्य बन सकता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब हर कौशल का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा, पाठ्य सागामी क्रियाओं के द्वारा। तो पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन करने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे, हमारा ये 10वां के बाद है 11 नंबर, ठीक है। देखिए 11 नंबर में हमारा है कि व्यावसायिक विषयों के चयन हेतु विद्यालय द्वारा या विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा प्रोत्साहित बच्चों को किया जाना चाहिए समय समय पर, ठीक है। तो व्यावसायिक विषयों में व्यावसायिक विषयों के चयन हेतु प्रोत्साहन, क्योंकि बालक तो जानता नहीं कि उसे आगे क्या करना है, ठीक है। तो यह कार्य दिशा निर्देश देने वाला कौन करेगा, उसका
शिक्षक करेगा। ठीक है, इसलिए व्यावसायिक विषयों के चयन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए बालकों को। ठीक है, और एक अंतिम हमारा है 11/12 नंबर पे कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक के अनुभवों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक के अनुभवों को शामिल करना चाहिए। शिक्षक के अनुभवों को शामिल। देख, कारण ये है कि जो शिक्षाविद हैं वह तो देख नहीं रहे हैं कि जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो उनको वे क्या करेंगे, वे तो अपने हिसाब से सिलेबस बना देंगे, लेकिन सिलेबस का क्रियान्वयन कौन करता है, एक शिक्षक करता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षक के अनुभवों को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम के निर्माण में। ठीक है, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो शिक्षक है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी योजना बनती है तो जो ऊपर बैठा अधिकारी है वह तो बना देता है कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पे जो अधिकारी कार्य कर रहा है वह उसकी सच्चाई जान पाता है कि हाँ यह कैसे इसका क्रियान्वयन करना है, यह कितना फायदा है, कितना इसका नुकसान है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया था, जो शिक्षाविद निर्माण करते हैं, तो उसमें शिक्षक के अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के निर्माण में। तो इस तरह से आपका सुझाव भी समाप्त होता है। सीमाएं आपने पढ़ ही लिया है, तो यह आपका यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम का जो टॉपिक था यह आज समाप्त होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।